हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। ये सेशन है 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ बीएफएम। ठीक है, तो बीएफएम का आपका जो सीए आईबी का पेपर है वो आने ही वाला है। 1 दिसंबर को है, सो टाइम इज़ रियली लेस एंड इन दिस लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम नोइंग कि कौन से क्वेश्चंस प्रीवियसली एग्जाम में पूछे गए हैं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो एक ट्रेंड सेट करते हैं कि आगे जो हम एग्जाम देने जा रहे हैं उस पेपर में कौन से क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर गोइंग टू हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग द सेम थिंग एंड आई होप ये वीडियो जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ कि कई सारे क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल एंड केस स्टडी टाइप के थोड़े पूछे गए थे, बट वी हैव बीन एबल टू इंक्लूड दोज क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा जो है रिपीटेटिव हैं, 25 क्वेश्चंस, राइट। तो आई होप ये सेशन आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सो जुलाई 2024 का ये क्वेश्चन है, एज पर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ट्रांजैक्शंस आर फ्रीली अलाउड अप टू एन ओवरऑल लिमिट ऑफ डैश पर फाइनेंशियल ईयर फॉर एनी परमिसिबल करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, एलआरएस के अंडर कितना अमाउंट का जो है ईयरली बेसिस पर आप रेमिटेंस कर सकते हैं। ठीक है, करंट या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो भी हो, कितना अमाउंट तक का मैक्सिमम आप कर सकते हैं। इज इट यूएस डॉलर 100,000, 150, 200 या 250, 250,000 या यूएस डॉलर्स। ठीक है, तो इनमें से सही जवाब क्या है? डी, 250,000 यूएस डॉलर्स। ठीक है, तो ये पूरे साल में कितना फ्रीक्वेंसी पे आप कर सकते हैं, यानी कि कितने बार एक साल में जो है इस लिमिट को एग्जॉस्ट ना करते हुए आप रेमिटेंसेस कर सकते हैं, या आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, इन द चैट बॉक्स। सो फ्रीक्वेंसी आपको बताना है कि एक साल में कितने बार आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बट द मैक्सिमम इन सभी को ऐड करके मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर वो है 250,000 यूएस डॉलर्स अंडर द लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। और लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो है फीमा एक्ट के तहत इस स्कीम में रेमिटेंसेस को अलाउ किया गया है स्कीम के तहत। एंड इसके जो बेनिफिट्स है, इफ आई आस्क यू, तो इसके बेनिफिट्स किस किस को मिलते हैं? यस, इसके बेनिफिट्स इंडिविजुअल्स को मेनली मिलते हैं, एंड मेनली ये इंडिविजुअल्स है रेसिडेंट्स इन इंडिया। ठीक है, इंडियन रेसिडेंट्स को इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। कोई जो है कॉरपोरेशंस को या फिर ट्रस्ट को इस तरीके से इसके बेनिफिट्स नहीं मिलते एनआरएस को। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इस एलआरएस वाले स्कीम से पूछे गए हैं। एज पर एलआरएस, लोन्स बाय रेसिडेंट इंडिविजुअल्स टू एनआरआई क्लोज रिलेटिव्स एंटेल्स डैश इंटरेस्ट। ठीक है, इंडिया में जो रेजिडेंट्स हैं अगर उनके रिलेटिव्स एनआरआई से इंडिया से बाहर रह रहे हैं, तो ऐसे एनआरआईस को लोन्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं बाय द रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, उन पर इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ये चीज़ एज पर एलआरएस क्या बताया गया है। ठीक है, तो जो भी लोन्स दिए जा रहे हैं उस पर आपका इंटरेस्ट रेट कितना होगा? 10% वेरिएबल है, फ्री ऑफ इंटरेस्ट है, या फिर 5% है। तो एज पर द एलआरएस स्कीम ये जो है, यस राइट आंसर, फ्री ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जुलाई में पूछा हुआ वन मोर क्वेश्चन, ये फ्री ऑफ इंटरेस्ट लोन जो है मोस्टली दिया जाता है। द लोन इज फ्री ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, लोन्स गिवन बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल्स टू एनआरआई क्लोज रिलेटिव्स, अपने क्लोज रिलेटिव्स, बेटे को, या फिर ऐसे आप अगर आप पैसे दे रहे हैं तो दैट विल बी फ्री ऑफ इंटरेस्ट। वो एक्स्ट्रा आपको दे रहे हैं, दैट इज अनदर थिंग, बट इट विल जनरली बी फ्री ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पर बिल ऑफ लीडिंग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड फोर्थ चैप्टर में से लेटर ऑफ क्रेडिट। तो काफी क्वेश्चन सेकंड एंड फोर्थ चैप्टर से आ जाते हैं, फर्स्ट चैप्टर से भी आते हैं। Which among the following statement is correct with respect to bill of lading document? Bill of lading एक ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है evidencing movement of goods from the port of shipment to port of destination। तो bill of lading में सारे डिटेल्स ये हुए होते हैं कि ये एलसी नंबर है, ये एलसी से रिलेटेड डिटेल्स है, ये इनवॉइस नंबर है, उसके डिटेल्स हैं, और ये ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड डिटेल्स है कि कौन से पोर्ट से स्टार्ट हुआ है। लेट्स से इंडिया से ये मूवमेंट हो रहा है टू यूएसए का कोई जो है इंपॉर्टेंट पोर्ट। ठीक है, तो उन दोनों का इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर रहता है। इज दैट बिल ऑफ लीडिंग? बिल ऑफ लीडिंग शुड बी कंप्लीट सेट ऑफ नेगोशिएबल कॉपीज अलॉन्ग विथ नंबर ऑफ नॉन नेगोशिएबल कॉपीज एज स्टिपुलेटेड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट में नेगोशिएबल नॉन नेगोशिएबल कॉपीज, यानी कि इसमें जो है सब तरह के डॉक्यूमेंट्स बिल ऑफ लीडिंग में होने चाहिए। नेगोशिएबल आर दोस्त जो कि आप यूज़ कर सकते हैं फर्दर क्रेडिट लेने के लिए, यानी कि फर्दर लोन लेने के लिए, या फिर आप उसे जो है ट्रेड कर सकते हैं। नॉन नेगोशिएबल इस लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स यूज़ नहीं किए जा सकते। इट शुड बेयर द सिग्नेचर ऑफ द शिप ओनर और इट्स ऑथराइज्ड एजेंट। तो शिप ओनर या फिर ऑथराइज्ड एजेंट का सिग्नेचर भी इस पर होता है।
तो बिल ऑफ लीडिंग शुड बेयर द लेटर ऑफ क्रेडिट नंबर। तो अभी इसका आंसर तो मैंने बता दिया। तो चारों चीजें करेक्ट है। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं 1 2 3 2 3 4 1 3 4 या 1 2 3 4। तो द करेक्ट आंसर विल बी डी 1 2 3 एंड 4, बिकॉज चारों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। एक ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है, ये सारे डिटेल्स होते हैं, नेगोशिएबल नॉन नेगोशिएबल इसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं। शिप ओनर का सिग्नेचर, शिप ओनर नहीं साइन कर रहा है तो एजेंट का सिग्नेचर होगा इसमें। लेटर ऑफ क्रेडिट का नंबर, इनवॉइस का नंबर, सब कुछ बिल ऑफ लीडिंग में आपको देखने को मिलेगा। तो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट थ्रेशोल्ड फॉर द टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स ऑन फॉरेन रेमिटेंस एलआरएस इज डैश फॉर एन एंटायर ईयर। ठीक है, एक पूरे साल में टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जो भी रेमिटेंसेस जो है आप इंडिया से बाहर सेंड कर रहे हैं उस पर आपका टैक्स लग रहा है। एंड ये टैक्स जो है कितना है, एंड इंडिया में जो पैसे आ रहे हैं उस पर कितना अमाउंट तक का जो रेमिटेंस हो रहा है उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पूरे साल में एक लिमिट दिया गया है, इससे ऊपर अगर आप रेमिट कर रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं बाहर, तो देन यू हैव टू पे द टैक्स। ठीक है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो लेटेस्ट से आप 10 लाख रुपए एक साल में इंडिया से बाहर भेज रहे हैं, एलआरएस के अंडर आप एलिजिबल हैं, तो 7 लाख रुपीस का आपको जो है यहाँ पर उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो बाकी 3 लाख पे डिफरेंट डिफरेंट टैक्स के जो है यहाँ पर आपके परसेंटेजेस है बेस्ड अपॉन फॉर व्हाट पर्पस यू आर सेंडिंग। ठीक है, एजुकेशनल लोन के लिए 0.5%, विथ पैन नंबर आपने दे रखा है तो 5%, विदाउट पैन 10%, ऐसे ऐसे आपका जो है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है। तो व्हाट इज द लिमिट इन अ पर्टिकुलर ईयर? 7 लाख तक का लिमिट अगर एग्जॉस्ट जब तक नहीं होता है तब तक यू कैन कीप सेंडिंग द रेमिटेंसेस टैक्स फ्री। अदर देन दैट, अबव, ओवर एंड अबव 7 लाख सबको टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टीसीएस जो है पे करना पड़ेगा, जिसके परसेंटेजेस मैंने आपको बता दिए। सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज बी, 7 लाख। ठीक है, तो कई बार ये विदाउट आंसर जो है, विदाउट ऑप्शंस ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कितना लाख, कितना लैक्स है, डैश लैक्स। ठीक है, यू हैव टू एंटर द करेक्ट नंबर। ठीक है, विदाउट ऑप्शंस कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो यू शुड बी रियली केयरफुल विथ नंबर्स, एंड बीएफएम इज ऑल अबाउट नंबर्स, नंबर रिलेटेड ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये देखिए जुलाई का क्वेश्चन है, ये एक केस स्टडी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय पर्सन वाई ड्यूरिंग 2020 फ्रॉम द डिजीज्ड पेरेंट इन इंडिया, नाउ सोल्ड एट 20 lakhs is transferred into डैश अकाउंट। वाई हैज गॉन अब्रॉड 2019 में, नाउ इंडिया टेम्परेरी विजिट पर आए हैं। तो वाई एक पर्सन है जो कि इंडिया से बाहर जा चुके हैं, 2019 में इंडिया से बाहर जा चुके हैं। 2016 में इंडिया में जब थे तब उनके पेरेंट एक्सपायर हो गए थे, इसके वजह से द प्रॉपर्टी वाज इनहेरिटेड। ठीक है, एंड ये प्रॉपर्टी उनके पास थी। प्रॉपर्टी जब इनके पास है तभी ये 2019 में इंडिया से बाहर चले जाते हैं। 2020 में इंडिया वापस आते हैं फॉर अ टेम्परेरी विजिट। तो जब इंडिया वापस आते हैं फॉर अ टेम्परेरी विजिट, अभी एनआरआई स्टेटस वैसे का वैसा ही है। ऐसे में ये जो प्रॉपर्टी सेल करके जो भी प्रोसीड्स पैसे आ रहे हैं वो कहाँ पर हम डालेंगे? तो इंडिया में जो भी आपके जो है ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसके प्रोसीड्स किस पर्टिकुलर अकाउंट में जाते हैं, यू हैव टू बी रियली क्लियर इन दिस। ठीक है, एनआरई अकाउंट सबसे पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो एनआरई एंड एनआरओ और रुपी अकाउंट्स, तो रुपीज में ही होगा ये ट्रांजैक्शन। तो एनआरई इज एक्सटर्नल। ठीक है, इसका मतलब एक्सटर्नल है, यानी कि इंडिया से बाहर जो भी आपके ट्रांजैक्शन हो रही है, लेट्स से यूएस गए हैं तो यूएस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको रुपी में कन्वर्ट करके आप एनआरई अकाउंट में रख सकते हैं। ठीक है, बट इंडिया के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, आप सेल बाय चीजें कर रहे हैं, उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो दैट गोज इनटू द एनआरओ अकाउंट। ठीक है, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट, ये दोनों रुपी अकाउंट्स हैं। नाउ देयर आर अदर अकाउंट्स लाइक एफसीएनआर, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, तो इसमें फॉरेन करेंसी जाएगा, इंडियन रुपी नहीं। स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट, अगर आप बिजनेस करने से रिलेटेड इंडिया में स्पेसिफिकली आ रहे हैं, यू आर नॉट अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड यू आर कमिंग टू इंडिया, तो इस अकाउंट में आपके पैसे जाएंगे। एक काइंड ऑफ करंट अकाउंट है जिसमें आपके पैसे जाएंगे। तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर हियर इज द एनआरओ अकाउंट में ये वाले पैसे जो है इंडिया में जो कमाए गए हैं वो जाएंगे। तो ये एक केस स्टडी आपके सामने जो जुलाई में पूछी गई थी। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर एंड ऑब्टेन एंड इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर, आईईसी कोड नंबर डीजीएफटी से, इसमें से कौन जो है एक्वायर करेगा फॉर कैरिंग आउट द ट्रांजैक्शंस इन एंड आउट ऑफ इंडिया? इज इट ओनली इंपोर्टर, ओनली एक्सपोर्टर, या बोथ इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर, या नन ऑफ द अबव? तो ऑब्वियसली वेरी सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पर आईईसी नंबर जो है किसको लेना पड़ता है? तो इंपोर्टर एज वेल एज एक्सपोर्टर, नाम में ही है इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, तो इंपोर्टर एज वेल एज एक्सपोर्टर को ये वाला कोड नंबर लेना होता है, वो कोड करके ही आप जो है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर सी, बोथ इंपोर्टर एक्सपोर्टर इज द राइट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन आपके
आपके सामने जुलाई का द स्विफ्ट कोड स्विफ्ट MT700 इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग। तो कई सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं एंड वन ऑफ देम इज द लेटर ऑफ क्रेडिट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो ये जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो ये जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसमें स्विफ्ट ये जो है हमारा सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, तो इसके थ्रू स्विफ्ट जो इंटरनेशनल मैसेजिंग हम कह सकते हैं एक मीडियम है, तो उसके थ्रू आपको फाइनेंशियल मैसेजेस प्रोवाइड कर दिए जाते हैं कि हाँ ये मनी ट्रांसफ़र हो गया, ये वाला डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र हो गया, इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, तो वो मैसेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसका अलग अलग कोड है। लाइक स्विफ्ट MT700 जो है एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड मैसेज प्रोवाइड करने के लिए ये वाला कोड जो है यूज़ किया जाता है। तो क्या है वो चीज़? LC ट्रांसमिशन, लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांसमिट हो गया, ये बताने के लिए पेमेंट मेड ऑन ड्यू डेट, अमेंडिंग ए लेटर ऑफ क्रेडिट या ट्रांसफरिंग ए लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है स्विफ्ट MT700 से रिलेटेड है? द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज LC ट्रांसमिशन, लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है। सो यू कैन सी दिस इज एंटायर प्रोसेस एक्सपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट रिलेटेड। यहाँ पर इंडियन जो है वो अगर एक एक्सपोर्टर है तो कैसे कैसे प्रोसेस होता है। ऑर्डर इसको आता है ओवरसीज बायर जो इंपोर्टर है उससे, फिर ऑर्डर कंफर्म किया जाता है बाय दिस पर्टिकुलर पर्सन, लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए अप्लाई करते हैं ओवरसीज बैंक USA में, और अगर वो बैंक सेटिस्फाइड है बिजनेस ट्रैक रिकॉर्ड क्रेडिट वर्दीनेस इस बायर का, तो दैट पर्सन विल इश्यू द लेटर ऑफ क्रेडिट। अब इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहा हूं मैं, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक्सपोर्टर के बैंक को देना है, तो वो इन्फॉर्मेशन स्विफ्ट MT700 के थ्रू दिया जाता है। ओके, एंड फर्दर प्रोसेस चलता है, यहाँ पर एडवाइस किया जाता है, गुड्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं, वो रिसीव किए जाते हैं, उनको confirming and nominated various other banks also are involved over here। इसके साथ डॉक्यूमेंट के कॉपीज जाते हैं, गुड्स यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स और भी डिलीवर होते हैं, गुड्स रिसीव किए जाते हैं, पेमेंट्स होते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, तो वेरियस थिंग्स, बट यहाँ पर स्विफ्ट MT700 के थ्रू जो है ये इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट को जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है, राइट। ये जो है हमारा इंपॉर्टेंट चीज़। अपार्ट फ्रॉम दैट पेमेंट एट साइट और ड्यू डेट कब किया जा रहा है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्विफ्ट MT202 के थ्रू मैसेज भेजा जाता है कि पेमेंट आ गई है। ठीक है, जिस भी चीज़ की एक्सपोर्टर को पेमेंट मिलनी थी, जैसे गुड्स ट्रांसफ़र हुए तो हाँ एक्सपोर्टर को पेमेंट दे दी गई है, तो ये इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्विफ्ट MT202 के थ्रू दिया जाता है। सो दिस ऑल्सो कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। नाउ 8th क्वेश्चन अगेन लेटर ऑफ क्रेडिट रिलेटेड, लेटर ऑफ क्रेडिट विद अ प्रोविजन टू ड्रॉ एडवांस अमाउंट अंडर LC बाय द एक्सपोर्टर और सेलर। ठीक है, एडवांस अमाउंट ऑफ ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट में एक क्लॉज दिया हुआ है कि आप एक्सपोर्ट करने से पहले ही, सामान एक्सपोर्ट हुआ नहीं है बट एक्सपोर्टर को एडवांस क्रेडिट चाहिए, यानी कि एडवांस में थोड़ा लोन चाहिए, सामान भेजने से पहले ही लोन चाहिए, तो इन दैट केस कौन सा टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट वो होता है? इज इट रिवोकेबल, इरिवोकेबल, रेड क्लॉज या ब्लू क्लॉज? तो ऑब्वियसली वी नो इट इज रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, इसी से रिलेटेड देयर इज वन मोर लेटर ऑफ क्रेडिट जिसमें और भी हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटी, तो रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट को इश्यू करना, इसको यूज करना एंड ये क्रेडिट प्रोवाइड करने से रिलेटेड प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए ये रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ साथ आपको कंफर्मेशन देना पड़ता है कि हाँ गुड्स मेरे पास हैं, इस तरीके से शिप किए जाएंगे, ऐसे भेजे जाएंगे, ये वो सारा कुछ। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। बट इससे भी ज़्यादा लेवल ऑफ सिक्योरिटी कौन से टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट में होता है? यू विल लेट मी नो इन द चैट बॉक्स या कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो सी लेटर ऑफ क्रेडिट, रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, इंटरकॉम, इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स, इंटरकॉम 2020 कैन बी क्लासिफाइड इनटू डैश टाइप्स। ठीक है, इंटरकॉम का मतलब क्या है? देयर आर वेरियस ट्रांजैक्शंस, जब आप किसी भी गुड को एक पर्टिकुलर पॉइंट से, यानी कि एक्सपोर्टर से इंपोर्टर तक भेज रहे हैं, तो क्या क्या ट्रांजैक्शंस है? पहले तो ये गुड्स जो भी व्हीकल है उसमें लोड होंगे, वहाँ से फिर ट्रांसपोर्ट होंगे एंड आगे ये जो पोर्ट है वहाँ पर अनलोड होगा, फिर यहाँ जो आगे पोर्ट शिप है उसमें लोड होगा, इजंट इट? शिप में लोड होने के बाद ये गुड्स जो है वहाँ ट्रांसपोर्ट होंगे, फिर डेस्टिनेशन पोर्ट पे जाने के बाद ये अनलोड होगा। ठीक है, अनलोड होने के बाद यू विल सी कि ये फिर से लोड होगा ओवर द व्हीकल एंड फाइनली डिलीवर होगा। तो ये बहुत सारे बीच में जो है स्टेप्स है, तो इन सभी का कॉस्ट कौन बेयर कर रहा है?
इससे रिलेटेड इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, इंटरकॉम्स एक्चुअली बताता है सेलर बेयर कर रहा है या बायर बेयर कर रहा है, ये इंटरकॉम्स हमें बताता है। तो यहाँ पर 4 टाइप्स के आपके जो है इंटरकॉम के जो टर्म्स है, डिफरेंट टर्म्स आपको आइडिया देते हैं कि हाँ कौन सा कॉस्ट कौन बेयर कर रहा है। तो टर्म्स जो है 4 टाइप्स के हैं एंड 11 डिफरेंट इसमें जो है टर्म्स है, ठीक है। 4 टाइप्स के टर्म्स एंड 11 टर्म्स इसमें आते हैं इंटरकॉम्स 2020 में, ठीक है। तो हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स, सो डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, ये आर्टिकल ऑफ यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट यूसीपीडीसी 600 जो कि एक स्टैंडर्ड है विद रिस्पेक्ट टू इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट्स इन द इंटरनेशनल अरीना विच डील्स विद द डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट्स एंड वेवर एंड नोटिस इन दिस रिगार्ड इज डैश। कौन से आर्टिकल में आपको डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो है यूसीपीडीसी के कौन से आर्टिकल में डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट रिलेटेड प्रोविजंस देखने को मिलेंगे? तो लेटर ऑफ क्रेडिट जब भी किया जाता है एक इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, तो इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ऑथेंटिक एंड सही होने चाहिए, इसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसीज वेरिएशंस नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो कौन से पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ दिस यूसीपीडीसी में आपको ये डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड प्रोविजंस देखने को मिलता है? सो द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 16, ठीक है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पर आप सारे आर्टिकल्स को देख सकते हैं। आर्टिकल 1 में डज नॉट, ये जो यूसीपीडीसी है वो अप्लाई कब करेगा, इससे रिलेटेड प्रोविजंस है। आर्टिकल 2 में जनरली जो हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट है वो इरिवोकेबल होता है, ये दिया हुआ है। आर्टिकल 3 में बाय डिफॉल्ट इरिवोकेबल होता है, अगर कुछ भी नहीं दिया लेटर ऑफ क्रेडिट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी इरिवोकेबल। 7, 8, 12 में क्या प्रोविजन है? नॉमिनेटेड कंफर्मिंग बैंक रिलेटेड। 9 में एडवाइजिंग बैंक से रिलेटेड ऑथेंटिसिटी वो चेक करे। आर्टिकल 10 में अमेंडमेंट्स क्या क्या किए जा रहे हैं एंड किस तरीके से वो फाइनलाइज होंगे उससे रिलेटेड है। आर्टिकल 14 में बैंक को कितना टाइम दिया जा रहा है जो भी लेटर ऑफ क्रेडिट और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स उनको चेक करके फाइनलाइज करने के लिए। 7 वर्किंग डेज का टाइम पहले था, 5 वर्किंग डेज इसे रिड्यूस कर दिया गया है। आर्टिकल 14 में अगर डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं कर रहे तो क्या वर्ड टू वर्ड मैच करना है या फिर क्रक्स उसका जो है मैच करना है? तो यूसीपी 600 डीसी 600 के हिसाब से क्रक्स अगर मैच कर रहा है दैट इज इनफ, ठीक है। एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट्स का आर्टिकल 14, आर्टिकल 14G में अगेन यू विल सी की प्योर रिक्वायरमेंट है जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट के अलावा कोई और रिक्वायरमेंट जो है इधर ऑफ द पार्टीज रख रहे हैं कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए चाहिए एक्सपोर्टर या इंपोर्टर, तो वो नहीं माना जाएगा। लेटर ऑफ क्रेडिट में जो लिखा वही हम फुलफिल करेंगे। 15 में नॉमिनेटेड इशूइंग बैंक रिलेटेड है, 16 हम देख चुके हैं। 17 में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सिग्नेचर सही हो इससे रिलेटेड। 28 में इंश्योरेंस। 31 में पार्शियल ड्राइंग शिपमेंट रिलेटेड है, डॉक्यूमेंट अगर खो जाता है तो 15 में इसके प्रोविजन है। 36 में जो बैंक्स का प्रोटेक्शन है, 36, 38 में आपको बैंक्स को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड प्रोविजंस दिए हुए हैं, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू यूसेज ऑफ ब्लॉकचेन इन फिनटेक, ठीक है। तो ये चैप्टर 10 का क्वेश्चन। ब्लॉकचेन इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन इन अ वे दैट मेक्स इट डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू चेंज, हैक और चीट द सिस्टम। तो ऑब्वियसली दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसके साथ इट इज अ डिजिटल लेजर ऑफ ट्रांजैक्शन दैट इज डुप्लीकेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द एंटायर नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स ऑन द ब्लॉकचेन। ईच ट्रांजैक्शन इज एनक्रिप्टेड एंड चांसेस ऑफ साइबर अटैक्स आर रिलेटिवली लो, ठीक है। ब्लॉकचेन क्या है? एक आपका ब्लॉक क्रिएट हो जाता है, जैसे ही आप इस पर्टिकुलर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका एक ब्लॉक क्रिएट हो जाता है और इस ब्लॉक को चेंज करने पे सारे के सारे जो ब्लॉक्स इससे लिंक्ड हैं उन सभी को उस चेंज का इन्फॉर्मेशन जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन जाएगा और इस वजह से साइबर अटैक्स वगैरह होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि सभी का अप्रूवल चाहिए फॉर द वेरिएशंस। तो ये ब्लॉक में जो भी डाल दिया वो ऑलमोस्ट परमानेंट है। इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन in a way that makes it difficult or impossible to change, ठीक है, हैक और चीट द सिस्टम, ठीक है। डिजिटल लेजर ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये डिजिटल लेजर है, इसके पूरे ट्रांजैक्शंस का पूरा एक लेखा जोखा ब्लॉकचेन में होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अक्रॉस द एंटायर नेटवर्क एंड एवरीबडी कैन व्यू देम, ठीक है। एनक्रिप्टेड होता है एंड साइबर अटैक्स होने के चांसेस बहुत कम है। तो ऑल द 3 आर करेक्ट, सो 1, 2 and 3, डी विल बी द राइट आंसर। 12th question, which among the following statement is correct with respect to guidelines for setting up IFSC banking units? IBUs को सेटअप करने से रिलेटेड इंडियन बैंक्स के लिए गाइडलाइंस क्या दिए गए हैं? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर नॉट एलिजिबल टू सेटअप IBUs. एलिजिबल बैंक्स इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप IBUs विल बी रिक्वायर्ड प्रायर परमिशन ऑफ RBI एंड पेरेंट बैंक के पास $20 मिलियन जो है होना चाहिए एंड IBU एग्जेम्प्ट है CRR SLR रिक्वायरमेंट से। तो इफ़ आई टेल यू प्राइवेट पब्लिक सेक्टर सभी एलिजिबल है IBU सेटअप करने के लिए। तो IBU कहाँ पर होगा? IFSC जो कि गिफ्ट सिटी SEZ गुजरात के अंदर है,
तो आईएफएससी जो है इसके अंदर आईएफएससी बैंकिंग यूनिट को अगर आप आईबीओ को सेटअप करना चाहते हैं, लेट्स से एसबीआई सेटअप करना चाहते हैं, तो एसबीआई के पास एटलीस्ट 20 मिलियन यूएस डॉलर्स होने चाहिए। एंड लेट्स से एक्सिस बैंक सेटअप करना चाहता है वो भी कर सकता है। तो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बोथ कैन डू। आरबीआई का परमिशन लेना है, सीआरआर एसएलआर को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स। सो फर्स्ट वाला तो गलत है, तो 2, 3 एंड 4 ओनली, सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। उसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। Right now, under which among the following initiatives of the Exim Bank exporters granted rupee loans for implementing strategic vendor development plans, ठीक है। तो एक्सपोर्टर कई बार अपने जो गुड्स है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स वो एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, तो एक वेंडर से एक गुड लिया, दूसरे वेंडर से दूसरा गुड लिया, इस तरीके से गुड्स जो है वो वेंडर लेता है। अब एक गुड्स डिफरेंट वेंडर से ले रहा है, तो वेंडर को भी डेवलप करना, उसको भी हेल्प करने का जो है ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस एक्सपोर्टर का होता है। तो ईच वेंडर से रिलेटेड वो जो है लोन या फिर वी कैन से एग्जिम बैंक की तरफ से कुछ क्रेडिट ले सकता है, तो उसे हम एक्सपोर्ट वेंडर डेवलपमेंट लेंडिंग प्रोग्राम का पार्ट मानते हैं, ठीक है। सो डी विल बी द राइट आंसर। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन है। The Enterprise Risk Management Framework developed by the Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission consists of dash के components and covers dash के objectives of business, ठीक है। तो COSO के द्वारा जो ये रिस्क मैनेजमेंट रिलेटेड एंटरप्राइज वाइड रिस्क, यानी कि कई सारे रिस्क होते हैं एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज में, स्पेसिफिकली हमारा बेसिक रिस्क जो है मार्केट रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है, ठीक है। तो ये सारे होते हैं। तो इन सारे रिस्क को अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग एसेस करते हैं एंड क्वांटिफाई करते हैं, ठीक है। अब इन सारे रिस्क को एक ही साथ हमें जो है देखना है कि कितना लॉस इसके वजह से किसी एक एंटरप्राइज को होगा, कितना प्रॉफिट होगा, क्या होगा, तो उसे हम एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कहते हैं। तो इसमें कितने आपके जो है की कंपोनेंट्स हैं एंड कितने की ऑब्जेक्टिव्स है, ये चीज़ पूछा गया है, ठीक है। तो देयर आर 8 की कंपोनेंट्स एंड 4 की ऑब्जेक्टिव्स ओवर हियर, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या क्या, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑब्जेक्टिव सेटिंग, इवेंट आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, रिस्पॉन्स, कंट्रोल एक्टिविटीज, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन, मॉनिटरिंग, ठीक है। एंड 4 हमारे जो है की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्ट्रेटेजिक, ऑपरेटिंग, रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। तो एक बिजनेस कोई बैंक में ये चीज़ें तो होगी, जो स्ट्रैटेजीज बनाए वो वर्क करे, ऑपरेशन सही से हो, उसके बैकग्राउंड में रिपोर्टिंग सही से हो टू द हायर कंप्लायंस अथॉरिटीज, ठीक है, कंप्लायंस उससे हो, ठीक है। तो 8 एंड 4 इज द राइट आंसर। नाउ 15th विच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ बासेल II फ्रेमवर्क। बासेल फ्रेमवर्क के पिलर्स क्या है यहाँ पर पूछे गए हैं, बासेल कमेटी ऑफ बैंकिंग सुपरविजन के द्वारा जो लाया गया है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, सुपरवाइजरी रिव्यू, मार्केट डिसिप्लिन, डिस्क्लोजर। तो 3 पिलर्स हैं बासेल II एज वेल एज बासेल III में। तो बासेल II का अगर हम देखें तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है मिनिमम होने चाहिए। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है, विथ रेस्पेक्ट टू रिस्क दैट द बैंक इज फेसिंग, तो उसके सामने कैपिटल मेंटेन करना होगा। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट मिनिमम हो, उसके लिए आपका रिस्क भी मिनिमम होना चाहिए। तो बैंक हैज टू वर्क इन दैट डायरेक्शन। इस चीज़ को सुपरवाइज करना कि हाँ जितना कैपिटल रिक्वायर्ड उतना मेंटेन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मार्केट डिसिप्लिन, यानी कि आपके मार्केट जो डीलिंग्स एंड एक्टिविटीज सही हो, तो ये चीज़ है। तो ऑल द 3 आर द पिलर्स, सो डी ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट बीआईएस का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, बीसीबीएस तक कमेटी है। बीआईएस का क्या है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन। मेक्सिको, हांगकांग, बासेल स्विट्जरलैंड या पेरिस फ्रांस। तो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज बासेल स्विट्जरलैंड, सी, ओके। सो काफ़ी बीआईएस जो है बासेल कमेटी यहाँ पर बनाई गई है, तो ऑब्वियसली बासेल में इसका हेडक्वार्टर्स है। नाउ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट रिस्क। क्लाइमेट रिस्क से रिलेटेड क्वेश्चन था। इट अराइजेस फ्रॉम क्लाइमेट चेंज और फ्रॉम एफर्ट्स टू मिटिगेट। तो सिंपली क्लाइमेट रिस्क समझिए, किसी बैंक में क्लाइमेट रिस्क जो है 2 वजहों से हो सकता है। एक तो ये कि जो क्लाइमेट में चेंजेस आए हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बैंक एक पहाड़ के कोने पे है, यहाँ पे से लैंडस्लाइड हो गया तो ऑब्वियसली गया, खत्म, ठीक है, फ्लड्स आ गए, ऐसे। दिस इज़ द फर्स्ट वन, फिजिकल रिस्क जो उसको होता है। एंड द अदर इज ट्रांजिशन रिस्क। ट्रांजिशन यानी कि हमें फॉर एग्जांपल जो बैंक्स थे पहले बहुत ज़्यादा पेपर वर्क था, अब विड्रॉल फॉर्म लो तब विड्रॉ करो, अब इजीली एटीएम पे जा रहे हैं एंड ऑनलाइन डिजिटल चीज़ें हो रही हैं एंड काफ़ी ट्रांसफर्स आपके डिजिटल हो रहे हैं। तो दिस ट्रांजिशन एक्चुअली वर्स बिकॉज कि पेपर हम कम यूज़ करें एंड वेरियस अदर थिंग्स। तो क्लाइमेट जो चेंज के वजह से जो ट्रांजिशन हमें करना पड़ रहा है, उसका जो खर्च है वो भी एक रिस्क है, ठीक है।
that is the thing. It arises from climate change or from the efforts to mitigate climate change related impact and economic and financial consequences. Yes, transition risk arises from the process of adjustment towards a low carbon economy. फिजिकल रिस्क अराइज फ्रॉम द चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट दैट इम्पैक्ट द इकोनॉमी. तीनों चीजें सही है, सो डी ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर. क्लियर है. 18. एज पर द फर्स्ट पिलर ऑफ बासेल 3 रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, मिनिमम टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट. ठीक है, किसी भी बैंक को रिस्क वेटेड एसेट्स का कितना परसेंटेज टोटल मेंटेन करना होगा. लेट्स से एक बैंक ने देखा कि 100 रुपीज़ का मेरा जो है रिस्की एसेट्स मेरे पास है, तो इसके सामने कितना कैपिटल उसे एटलीस्ट मेंटेन मिनिमम करना होगा. ठीक है, बासेल 3 रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. तो द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 9%. ठीक है, एटलीस्ट 9 रुपीज़ उसे मेंटेन करना होगा इन फ्रंट ऑफ 100 रुपीज़ रिस्क वेटेड एसेट्स. तो बी 9% इज द राइट आंसर. ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मिनिमम टोटल रिक्वायरमेंट जो बैंक्स का वो 9% है. इसमें से कॉमन इक्विटी सीईटी टायर 1 5.5% है, फिर टायर 2 जो है वो अराउंड 2% के आसपास. देन एडिशनल टायर डिफरेंट है. कैपिटल कंजर्वेशन बफर जो है 2.5% तक का है. अब 19th क्वेश्चन, एज पर द फर्स्ट पिलर ऑफ बासेल 3 रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कैपिटल कंजर्वेशन बफर इज टू बी मेंटेन. तो कैपिटल कंजर्वेशन बफर क्या है. जब बैंक अच्छा कर रहा है, इकोनॉमी अच्छा कर रहा है, तो जो भी एक्सेस कमाया जा रहा है तो उसे सेव किया जाए. जब इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, तो ये जो सेव किया हुआ मनी है उसको यूज़ किया जाए. ठीक है, तो इस तरीके से दैट इज कैपिटल कंजर्वेशन. तो कितना परसेंट सेव करना है. रिस्क वेटेड एसेट्स का 2.5% हमें सेव करना है, तो 2.5% इज द राइट आंसर. नाउ कई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आए थे, दिस इज वन ऑफ देम. ठीक है, कि बैंक इस सिचुएशन में है तो कौन सा रिस्क है बैंक के ऊपर. दैट डैश इज अ रिस्क इन विच अ बैंक में सफर लॉसेस एज अ रिजल्ट ऑफ एडवर्स एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड इन विच इट हैज एन ओपन पोजीशन, स्पॉट और फॉरवर्ड और अ कॉम्बिनेशन इन अ फॉरेन करेंसी. ठीक है, फॉरेन करेंसी में जब भी आपका ओपन पोजीशन है, जब भी वेरिएशंस आ रहे हैं, जब भी दिक्कतें आ रही हैं, ऐसे केसेस में जो एक्सचेंज रेट है उसकी वजह से दिक्कत आ रही है, एक्सचेंज रेट मूवमेंट की वजह से दिक्कत आ रही है, तो इस पर्टिकुलर रिस्क को हम क्या कहेंगे. फॉरेक्स रिस्क, करेंसी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क या फिर फॉरवर्ड रिस्क. तो करेंसी रिस्क का एक पार्ट है, करेंसी रिस्क तो है करेंसी में वेरिएशंस, बट ये फॉरेक्स रिस्क जो है ओवरऑल चीज़ों को जो है दिखता है, यानी कि एक्सचेंज रेट में वेरिएशंस आ रहे हैं तो एक्सचेंज रिस्क या फॉरेक्स रिस्क इसे कहा जाता है. ऑपरेशनल रिस्क तो वो हो गया कि कोई ह्यूमन या फिर मशीन के ऑपरेशंस में वेरिएशंस आ रहे हैं डेलिबरेटली या फिर बाय मिस्टेक, तो उसके वजह से हमें लॉस हो रहा है. फॉरवर्ड रिस्क इस फॉरवर्ड जो ऐसा कोई खास रिस्क का टाइप नहीं है, बट या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फिर उसमें हमें अगर लॉस हो रहा है तो दैट. तो फॉरेक्स रिस्क ए विल बी द राइट आंसर ओवर हियर. Then, which among the following risks are not covered under the definition of operational risk? तो इसके हाई चांसेस है इस तरह के क्वेश्चंस के एग्जाम में आने का. BCBS ने हमारा बासेल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, इसने ऑपरेशनल रिस्क को डिफाइन किया है. ऑपरेशनल रिस्क इज दो पीपल लाइक ह्यूमन रिसोर्स एज वेल एज प्रोसेसेस में अगर हम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं काम, तो दैट रिजल्ट्स इन अ लॉस, दैट रिजल्ट्स इन अ रिस्क ड्यू टू विच देयर कैन बी लॉस. तो उसे हम कहते हैं ऑपरेशनल रिस्क. ठीक है, अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशनल रिस्क के बारे में बताया गया. इनमें से कुछ टाइप ऑफ रिस्क को ऑपरेशनल रिस्क के डेफिनेशन में से हटाया गया है बाय द BCBS. कौन से ऐसे टाइप्स ऑफ रिस्क है जिनको ऑपरेशनल रिस्क के डेफिनेशन से हटाया गया. स्ट्रैटेजिक, रेपुटेशन रिस्क, फ्रॉड, कम्युनिकेशन रिस्क, डॉक्यूमेंटेशन, कॉम्पिटेंस रिस्क, मॉडल, कल्चरल रिस्क. तो ऑब्वियसली इट इज स्ट्रैटेजिक एंड रेपुटेशनल रिस्क. ठीक है, स्ट्रैटेजी आपका सही नहीं है, उसकी वजह से आप लॉस बेयर कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द ऑपरेशनल. स्ट्रैटेजी सही करो. रेपुटेशन रिस्क, जहाँ पर आपने नेगेटिव रेपुटेशन बना लिया बिकॉज ऑफ सम स्टेटमेंट समथिंग. ठीक है, तो ऑब्वियसली ए स्ट्रैटेजिक एंड रेपुटेशनल रिस्क आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशनल रिस्क जो कि BCBS के द्वारा दिया गया. अब ये क्वेश्चन वेरी सिंपल, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू RTGS. RTGS पेपरलेस क्लियरिंग सिस्टम है. सेटलमेंट्स डे एंड नेट सेटलमेंट बेसिस पे होता है, चेक्स क्लियरिंग हाउस में होते हैं. ऑल इंटरबैंक पेमेंट्स एंड कस्टमर रेमिटेंस आर सेटल्ड इंस्टेंटली अंडर RTGS. RTGS का मतलब ये रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट. तो नेट सेटलमेंट कहाँ से हो गया. नेट सेटलमेंट तो आपका नेफ्ट में होगा, यहाँ पे नहीं होगा, तो फर्स्ट वाला गलत है. तो ऑब्वियसली यू विल रीच द राइट आंसर विच इज B. करंटली द मिनिमम अमाउंट विच कैन बी सेटल्ड अंडर RTGS इज 2 लाख. 2 लाख या उससे ऊपर होना चाहिए.
तो यस, 2 and 3 आर करेक्ट, यू नो वेरी वेल। ए फर्स्ट वाला जो है गलत है, तो नेट सेटलमेंट नहीं होता, ग्रॉस सेटलमेंट होता है, सो दैट इज वाई बी विल बी द राइट आंसर। हाउ इज इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन कैलकुलेटेड? ठीक है, कॉल ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है उस चीज को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है? लेट अस टेक एन एग्जांपल, लेट अस से मार्केट में प्रेजेंटली $1 के ऊपर 80 रुपीज जो है आपको देना पड़ रहा है, तो आपने फॉरवर्ड एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि $1 के ऊपर 85 रुपीज में दूंगा। अब यहाँ पर आपने कॉल ऑप्शन भी लिया इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ, ठीक है। अब क्या देखा आपने कि मार्केट में जो प्राइस है वो $1 के ऊपर 90 रुपीज हो गया, तो आपने देखा कि यार बहुत अच्छा हुआ, अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करके इस प्राइस पे जो है डॉलर्स बाई कर लेते। तो कॉल ऑप्शन इज रिलेटेड टू बाइंग, कॉल एंड बाई, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन रिलेटेड टू बाइंग एंड आपका तो यहाँ पे फायदे का सौदा हुआ, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन पे इंट्रिंसिक वैल्यूज, फायदे का सौदा जब भी हो रहा है उसमें कितना फायदा हो रहा है इस चीज को कैलकुलेट करना। तो कैसे होगा? ये जो प्राइस है इसे हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, ठीक है। दोनों ने स्ट्राइक किया एंड इस प्राइस को फिक्स किया। ये जो प्राइस है इसे हम स्पॉट प्राइस कहते हैं, उस दिन का स्पॉट प्राइस, ठीक है, जिस दिन भी आपको कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना होता है। तो स्पॉट प्राइस ज़्यादा है, स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा है, तो स्पॉट प्राइस ज़्यादा है, तो स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस करेंगे तो ₹5 यहाँ पर आंसर आएगा, विच इज़ नथिंग बट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन। सो स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ए विल बी द राइट आंसर। ऐसे ही पुट ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? पुट ऑप्शन में सेलिंग रिलेटेड होता है, तो 85 है, लेटस से मार्केट में आपको जो है $1 के ऊपर 75 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो पुट ऑप्शन में सेलिंग रिलेटेड इंट्रिंसिक वैल्यू कितना होगा? ये आपका स्ट्राइक प्राइस है, ये आपका स्पॉट प्राइस है। हाउ टू कैलकुलेट एंड व्हाट विल बी द वैल्यू? कैन यू जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स या कमेंट सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड अकाउंट। तो कई सारे मॉड्यूल बी सी डी सब जगह से हमने क्वेश्चंस देख लिए। क्रेडिट कार्ड अकाउंट विल बी ट्रीटेड एज एनपीए इफ द अमाउंट ड्यू एज मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट इज नॉट पेड फुल्ली विद इन डैश फ्रॉम द पेमेंट ड्यू डेट, ठीक है। पेमेंट जैसे ही आपका जो है ड्यू डेट आ जाता है एंड आप पेमेंट नहीं करते हैं तो वो ओवर ड्यू जो है माना जाता है लोन अकाउंट्स में। तो सिमिलर इज द केस विद क्रेडिट कार्ड पेमेंट ड्यू डेट फर्स्ट चैनल से नहीं किया तो आगे अगर बढ़ गया तो कितना डेज के बाद उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट मान लिया जाता है? 30, 45, 90 या 1 ईयर। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 90 डेज इज द राइट आंसर फॉर द नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए के लिए। तो 90 डेज, सी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर, ठीक है। तो 90 डेज के बाद अगर ये ओवर ड्यू है, 90 डेज तक ओवर ड्यू है, इट विल बी कॉल्ड अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, द क्रेडिट कार्ड अकाउंट। नेक्स्ट, द provisioning covering coverage ratio is the ratio of provisioning to gross non-performing assets and indicates the extent of funds a bank has kept aside to cover the loan losses, ठीक है। लोन दिया आपने बट आपको लग रहा है कि लॉसेस होंगे, इसमें कुछ पेमेंट्स नहीं आएंगे, तो उसको कवर अप करने के लिए कितना आपने प्रोविजन किया, कैपिटल प्रोविजनिंग कितनी की है, तो उसे हम प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो कहते हैं, ठीक है, कि कितना आपने किया। एज पर द बासिल कमिटी BCBS इट वाज डिसाइडेड दैट बैंक नीड्स टू इंश्योर दैट देयर टोटल प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो इंक्लूडिंग फ्लोटिंग प्रोविजंस इज नॉट लेस दैन, कितना परसेंटेज आपको एटलीस्ट मेंटेन करना है। 100 रुपीज़ का लॉसेस आप एंटिसिपेट कर रहे हैं तो कितना परसेंटेज, कितना रुपीज़ एटलीस्ट आपको कैपिटल जो है प्रोविजनिंग करनी होगी। तो करेक्ट आंसर इज 70%, ठीक है। एटलीस्ट 70 रुपीज़ यू हैव टू मेंटेन एज द capital which can provide safety in times of need, ठीक है। तो 70% C will be the right answer, okay। So these were your 25 questions एंड BFM का पेपर आने ही वाला है, तो व्हाट शुड बी योर फोकस? मॉड्यूल ए एंड बी अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। इसके और भी क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स आपको जो अच्छे से प्रैक्टिस करने के स्टडीज एंड ऑल, फ्यू मैंने दिखा दिए बट इसी टाइप का और हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चंस को आपको एग्जॉस्टिवली प्रैक्टिस करना है, जो कंटेंट है, थियरी है, वो तो पढ़ लिया, ठीक है, बट BFM के पेपर में ज़्यादातर नंबर बेस्ड आते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करना है। टेबल एनेक्सर्स वगैरह बुक में जो दिए हैं उन्हें इग्नोर नहीं करना, अगर टाइम है तो उनको भी एक बार देख लीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं वो देख लीजिए, मॉड्यूल ए एंड बी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है एंड सी एंड डी में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ है तो वो भी आपको देख लेने हैं। एंड मॉड्यूल सी, ठीक है, आई वुड से लास्ट में पड़ेगा बिकॉज उससे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल डी है। मॉड्यूल डी के आपके एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं। मॉड्यूल सी सिंपल है, इजी, आप जल्दी कर लेंगे। तो मॉड्यूल सी अगर है टाइम तो लास्ट में पड़िएगा, वरना तो ए बी एंड डी जो है अच्छे से कर लीजिए। एंड मॉड्यूल सी के काफ़ी टॉपिक्स आप पहले से जानते भी होंगे, फॉरवर्ड, फ्यूचर वगैरह, आई एंड IFS दिया है तो यू मस्ट बी नोइंग इट, राइट।
So these are the tips for the BFM paper, and all the best for your paper. If you have any other query, you can always let us know 8146207241 पर, या hello@edutab.co.in पर भी आप अपना मेल ड्रॉप कर सकते हैं. I hope you like this session. All the best for your preparation. Thank you. जय हिंद.